नाजरीन, आइन किसी भी मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और कॉन्स्टिट्यूशन को हम सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड भी कहते हैं और इसके अलावा मौजूद जितने भी लॉज होते हैं उनको सबऑर्डिनेट लॉज कहा जाता है। आइन क्या होता है, जरा इसको पहले देखते चलते हैं। आइन की अगर हम एक सिंपल सी डेफिनेशन, बहुत एक नॉर्मल सी डेफिनेशन को देखें तो आइन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन are those basic principles that guide a state and its different organs how they should work. आइन और क्या कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कुछ अल्फाज ऐसे भी हैं जिनको समझने की जरूरत है। कुछ आइन जो हैं वो रिटन होते हैं, कुछ आइन अनरिटन होते हैं, कुछ आइन को फ्लेक्सिबल भी कहा जाता है, कुछ को रिजिड भी कहा जाता है। जरा इनके दरमियान फर्क को समझ लेते हैं। रिटन और अनरिटन आइन के दरमियान जो बेसिक फर्क होता है, या रिटन या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के दरमियान जो बेसिक फर्क होता है, वो ये होता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो पार्लियामेंट से पास हुआ होता है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कोडिफाइड होता है। लेकिन अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनकोडिफाइड होता है और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ होता। और इसी तरह जो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया जाता है और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि आइन के अंदर लिखा जाता है कि आइन को अमेंड करने के लिए क्या प्रोसेस होगा, और जो रिटन आइन होता है, जो रिजिड आइन होता है, उसको अमेंड करने का तरीका जो है वो जरा लेंथी होता है, थोड़ा मुश्किल भी होता है। इसकी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं कि पाकिस्तान का आइन क्योंकि रिटन है, कोडिफाइड है, रिजिड आइन कहलाया जाता है और कुछ लोग उसको सेमी रिजिड भी कहते हैं, कि जिसके अंदर जो हमारे पास आज तक 26 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, उसमें आज भी 200-250 साल के बाद भी सिर्फ आपके पास 27 अमेंडमेंट्स आपको जो है वो नजर आती हैं। ये कुछ फर्क है कॉन्स्टिट्यूशन के अल्फाज के अंदर। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कैसे होता है, जरा इसको देखते चलते हैं। नाज़रीन, दुनिया का हर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके अंदर अमेंडमेंट का एक पूरा प्रोसेस जो है वो लिखा जाता है, जिसमें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 238 में लिखा गया है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है मजलिस शूरा यानी पार्लियामेंट जो है वो अमेंड कर सकती है, और इसका प्रोसेस जो है वो आर्टिकल 239 में लिखा गया है। आर्टिकल 239 के अंदर जो प्रोसेस लिखा गया है उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो बिल है वो किसी भी हाउस से जनरेट हो सकता है, यानी वो सेनेट से भी जनरेट हो सकता है और नेशनल असेंबली से भी जनरेट हो सकता है। अगर वो सेनेट या नेशनल असेंबली किसी भी हाउस से जनरेट होगा तो ये जरूरी है कि उसे उस हाउस से पास होने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। 2/3 मेजॉरिटी से अगर वो पास हो जाएगा तो वो दूसरे हाउस में शिफ्ट हो जाएगा, और अगर दूसरे हाउस के अंदर भी उसको 2/3 मेजॉरिटी मिल जाती है तो वो प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा, प्रेसिडेंट उसको साइन कर देगा, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पूरी हो जाएगी। लेकिन मसला कहां पर आता है? मसला ये आता है कि अगर एक हाउस से जो बिल जनरेट हुआ है 2/3 मेजॉरिटी से पास हुआ है, वो दूसरे हाउस में गया है, वहां पर उसको अमेंडमेंट के साथ पास किया गया है, यानी उसमें फर्दर अमेंडमेंट हो गई है और जिस तरह बिल आया था उसी तरह पास नहीं हुआ, तो वो बिल अब प्रेसिडेंट के पास नहीं जाएगा बल्कि वो वापस उस हाउस में चला जाएगा जिस हाउस के अंदर वो ओरिजिनेट हुआ था। और वहां पर अगर उन्होंने उस अमेंडमेंट को पास कर लिया विदाउट एनी फर्दर अमेंडमेंट, तो फिर वो सीधा प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा और प्रेसिडेंट उसको साइन कर देगा और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है पूरी हो जाएगी। लेकिन ये बात समझने वाली है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ऐसी अमेंडमेंट की जा रही है कि जिसके जरिए आप किसी सूबे की बाउंड्रीज को ऑल्टर कर रहे हैं, तो वो बिल तब तक प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए नहीं जाता जब तक वो बिल उस सूबाई असेंबली से 2/3 मेजॉरिटी से पास नहीं हो जाता। जिसकी मिसाल आप खैबर पख्तूनख्वा और केपी मर्जर की ले लीजिए कि जिस तरह 25th अमेंडमेंट में जब खैबर पख्तूनख्वा केपी का मर्जर हुआ था तो तब तक प्रेसिडेंट के पास वो बिल नहीं गया जब तक खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने उसको 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास नहीं किया। और आखिरी बात इसमें यह समझ लीजिए कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री सुपरमेसी एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट पाकिस्तान के आइन के अंदर किसी भी किस्म की अमेंडमेंट कर सकती है और यह अमेंडमेंट पाकिस्तान की किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। तो नाज़रीन, प्रोसेस समझने के बाद अब हम चलते हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की तरफ। पाकिस्तान के अंदर अभी तक टोटल 26 अमेंडमेंट्स जो हैं वो हो चुकी हैं, और इन 26 अमेंडमेंट्स में जो पहली 7 अमेंडमेंट्स थी वो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दौर के अंदर जो है वो की गई थी। जरा इन तमाम अमेंडमेंट्स को जो है वो देखते चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। पाकिस्तान की पहली अमेंडमेंट मई 1974 में हुई थी, क्योंकि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जहां जहां ईस्ट पाकिस्तान का जो है वो रेफरेंस दिया गया था उस रेफरेंस को खत्म कर दिया गया। आप ये सोच रहे होंगे कि बांग्लादेश जो है, जो जब तब ईस्ट पाकिस्तान था, वो तो 1971 में ही आजाद हो गया था, तो उसका रेफरेंस 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों मौजूद है? इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने 22 फरवरी 1974 को बांग्लादेश को एज इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज किया था।
यानी वो उससे पहले पाकिस्तान बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट स्टेट रिकॉग्नाइज ही नहीं करता था, इसीलिए ईस्ट पाकिस्तान का रेफरेंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मौजूद था, जो कि फिर भुट्टो साहब के पहला जो भुट्टो साहब ने दौरा किया था बांग्लादेश का, उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई जो कि मई 1974 में थी, और उसके अंदर ईस्ट पाकिस्तान का जो रेफरेंस जहां जहां मौजूद था उसको वहां से खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की जो दूसरी अमेंडमेंट थी उसके अंदर मुसलमान की डेफिनेशन जो है वो ऐड की गई थी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और ये सितंबर 1974 में हुई थी। और इस डेफिनेशन के लिहाज से कादियानीज या अहमदीज को पाकिस्तान ने नॉन मुस्लिम जो है वो करार दे दिया। नाज़रीन, पाकिस्तान की तीसरी अमेंडमेंट प्रिवेंटिव डिटेंशन को डील करती है। ये 1975 में आई थी। इसको जरा समझ लेते हैं कि दो अल्फाज हैं, एक होता है इम्प्रिजनमेंट और दूसरा होता है डिटेंशन। इम्प्रिजनमेंट उस शख्स को दी जाती है जिस बंदे ने कोई जुर्म किया होता है और वो जुर्म करने के बाद जेल में चला जाता है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट कहा जाता है। लेकिन डिटेंशन उस शख्स की होती है जिसने कोई जुर्म तो नहीं किया होता, लेकिन ऐसा शक होता है कि वो कहीं फ्यूचर में या नियर फ्यूचर के अंदर कोई जुर्म कर सकता है, तो उसको जुर्म से रोकने के लिए उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर ले लिया जाता है। तो पहले प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है वो 1 महीने के लिए हुआ करती थी, और थर्ड अमेंडमेंट के बाद प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो आपके पास जो मुद्दत है उसको 1 माह से बढ़ाकर 3 माह जो है वो कर दिया गया था। जो चौथी अमेंडमेंट है पाकिस्तान की, फोर्थ अमेंडमेंट, वो थर्ड अमेंडमेंट के साथ इंटरलिंक्ड ही है, क्योंकि फोर्थ अमेंडमेंट के अंदर हाई कोर्ट्स और बाकी कोर्ट्स के पास जो पावर थी कि अगर वो ऐसा शख्स जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में मौजूद है उसकी बेल ले सकते हैं, तो वो जो पावर है आपके पास कोर्ट्स की, वो पावर वापस ले ली गई थी। यानी अब कोर्ट्स के पास ऐसी पावर नहीं थी कि वो किसी भी शख्स की जो है वो शख्स जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है उसकी बेल ले सकें। यानी बेल लेने की पावर जो कोर्ट्स के पास थी उसको वापस ले लिया गया। फिफ्थ अमेंडमेंट पाकिस्तान के अंदर फोर्थ अमेंडमेंट के साथ लिंक्ड है। जिस तरह फोर्थ अमेंडमेंट में हमने जिक्र किया कि वहां पर यह होता था कि हाई कोर्ट की जो पावर थी कि वो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर मौजूद कोई भी शख्स है उसकी बेल नहीं ले सकते, इसी तरह कुछ और पावर्स भी हाई कोर्ट की उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया था फिफ्थ अमेंडमेंट में। इसकी मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूं कि फिफ्थ अमेंडमेंट के अंदर हाई कोर्ट को मना कर दिया गया था कि वो किसी भी किस्म का ऐसा ऑर्डर जारी नहीं कर सकते कि जिसकी वजह से पुलिस स्टेशन के अंदर कोई रिपोर्ट अगर दर्ज हो रही है तो उसको रोका जा सके। इसके अलावा फिफ्थ अमेंडमेंट के अंदर एक और काम हुआ था कि 1 जुलाई 1970 के बाद से सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट जो है वो खत्म हो गई थी और जॉइंट हाई कोर्ट जो है वो एग्जिस्ट कर रही थी। यानी सिंध और बलूचिस्तान की एक जॉइंट हाई कोर्ट एग्जिस्ट कर रही थी 1 जुलाई 1970 से। तो उसको ऑर्डर जारी कर दिया गया था कि सिंध और बलूचिस्तान की अब जो हाई कोर्ट्स हैं उनको डिवाइड कर दिया जाएगा, उनको डिफरेंट कर दिया जाएगा, और सिंध की हाई कोर्ट अलहदा होगी और बलूचिस्तान की हाई कोर्ट को अलहदा कर दिया गया। नाज़रीन, 6th अमेंडमेंट जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुई वो बड़ी सादी सी अमेंडमेंट थी कि जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट एज जो है उसको 65 ईयर्स 65 साल कर दिया गया था, और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी रिटायरमेंट एज को 62 ईयर्स जो है वो कर दिया गया था। ये हमारे पास 6th अमेंडमेंट में हुआ था। 7th अमेंडमेंट के अंदर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से एक अमेंडमेंट ये हुई, और ये याद रखिएगा ये जुल्फिकार अली भुट्टो साहब के दौरे हुकूमत की आखिरी जो है वो अमेंडमेंट थी, 7वीं अमेंडमेंट, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार मिल गया था कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो लेना चाहते हैं तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो ले सकते हैं। उसके लिए वो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट वहां पे एक जो है रेफरेंडम का कमीशन जो है वो बनाएगा, और उस रेफरेंडम कमीशन के जरिए जो आपके मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो ले सकते हैं। 8वीं अमेंडमेंट पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया कि पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री सुपरमेसी एग्जिस्ट करती है कि जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर जो है वो सुप्रीम होता है, और 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से एग्जीक्यूटिव का हेड भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता है। लेकिन 1985 के अंदर क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ मौजूद था और जनरल ज़ियाउल हक जो है वो पाकिस्तान में मौजूद थे, तो जनरल ज़ियाउल हक ने 8th अमेंडमेंट जो है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की कि जिसमें एक कोशिश की गई कि पाकिस्तान के अंदर जो पार्लियामेंट्री सुपरमेसी है, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसको शिफ्ट कर दिया जाए सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। यानी सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में उसको शिफ्ट कर दिया गया। इसकी मिसाल है आर्टिकल 58(2)(b। 58(2)(b) का मतलब यह है कि अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आफ्टर द 8th अमेंडमेंट ये पावर आ गई थी कि वो किसी भी वक्त नेशनल असेंबली को तहलील कर सकता है, यानी नेशनल असेंबली को डिसमिस कर सकता है। तो ये पावर पाकिस्तान के अंदर 58(2)(b) में आई थी, जिसको हम 8th अमेंडमेंट जो है वो कहते हैं, और इसके अंदर मोहम्मद खान जुनेजो की गवर्नमेंट, बेनजीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट और बेनजीर भुट्टो साहिबा की जो दूसरी गवर्नमेंट है उसको इसी पावर के जरिए जो है वो तहलील किया गया था। 9th अमेंडमेंट नाजरीन रिलेट्स टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शरिया लॉ इन पाकिस्तान। ये कोशिश की गई
कि पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ को जो है वो इंप्लीमेंट कर दिया जाए, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये दोनों हाउसेस से पास नहीं हो सकी, सिर्फ सेनेट से पास हुई और नेशनल असेंबली से पास नहीं हुई। आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ये अमेंडमेंट जो है वो पास नहीं हुई तो हम इसको फिर भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बात समझने वाली है कि अगर कोई अमेंडमेंट दोनों हाउसेज में से किसी एक हाउस से पास हो जाए तो उसके साथ एक नंबर अटैच कर दिया जाता है और वो नंबर जो है उसकी अमेंडमेंट का नंबर काउंट किया जाता है। क्योंकि ये अमेंडमेंट जो है सेनेट से पास हो गई थी, इसीलिए इसको 9th अमेंडमेंट का जो है नंबर दे दिया गया था, लेकिन ये जो अमेंडमेंट है ये नेशनल असेंबली से पास नहीं हुई, इसीलिए ये टोटल अमेंडमेंट पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट नहीं हो सकी। ये 9th अमेंडमेंट। 10th अमेंडमेंट पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डील करती है टाइम फ्रेम को जो कि नेशनल असेंबली और सेनेट के मीटिंग्स के दरमियान में है। यानी पहले पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से सेनेट और नेशनल असेंबली की जो मीटिंग्स थी, 2 मीटिंग्स, उनके दरमियान में जो मैक्सिमम टाइम हो सकता था वो 160 डेज का था, लेकिन अब इसको कम करके 130 डेज कर दिया गया आफ्टर दी 10th अमेंडमेंट। यानी 10th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नेशनल असेंबली और सेनेट के जो 2 मीटिंग्स हैं उनके दरमियान जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो 130 डेज का हो सकता है। अब चलते हैं 11th अमेंडमेंट के ऊपर। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 11वीं अमेंडमेंट 9th अमेंडमेंट की तरह ये भी पूरी तरह पास जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकी, लेकिन इसमें हुआ ये था कि इसमें रिवीजन ऑफ द विमेन कोटा सीट्स जो हैं उस पर बात की गई थी कि रिवीजन ऑफ द विमेन कोटा सीट्स जो हैं वो की जाएंगी, लेकिन ये भी एक हाउस से पास हो गई और दूसरे हाउस से पास नहीं हो सकी। तो क्योंकि अगर ये पास एक हाउस से हो गई थी इसलिए इसके साथ एक नंबर अटैच कर दिया गया जो कि 11th अमेंडमेंट पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो बनती है। 12th अमेंडमेंट पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मौजूद है वो स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स के लिए जो है वो मौजूद थी कि इसके अंदर जो वफाक है यानी जो फेडरल जो आपका जो गवर्नमेंट है उसके पास ये इख्तियार आ गया था कि वो 3 साल के लिए हीनियस क्राइम्स को जो है वो देखने के लिए, हीनियस क्राइम्स का ट्रायल करने के लिए स्पीडी जो कोर्ट्स हैं वो बना सकते हैं 3 साल के लिए। ये जो है वो 12th अमेंडमेंट के अंदर ये इख्तियार जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को जो है वो मिल गया था 12th अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। नाज़रीन, 13th, 14th, 15th और 16th अमेंडमेंट जो है वो एक ही गवर्नमेंट के अंदर हुई, यानी 1997 के अंदर जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई थी उसके अंदर ये चारों अमेंडमेंट्स जो है वो मौजूद हैं। 13th अमेंडमेंट क्या है जरा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। आपको याद होगा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि 8th अमेंडमेंट के अंदर पाकिस्तान के अंदर जनरल ज़ियाउल हक साहब ने पाकिस्तान के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो है शिफ्ट करने की कोशिश की। ये जो पावर्स थी प्रेसिडेंट के पास टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली, इस पावर को खत्म कर दिया गया था 13th अमेंडमेंट के अंदर। यानी 13th अमेंडमेंट के अंदर पाकिस्तान जो है वो सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से वापस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर जो है वो शिफ्ट हो गया था। 14th अमेंडमेंट के अंदर 14th अमेंडमेंट जो है वो डील करती है हॉर्स ट्रेडिंग को। हॉर्स ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बात गौर से समझिएगा कि 1997 की जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो गवर्नमेंट थी वो वाहिद गवर्नमेंट थी कि जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर के पास तकरीबन 2/3 मेजॉरिटी जो है वो मौजूद थी ऐवान के अंदर, और वो सिंगल हैंडेडली गवर्नमेंट जो है वो उसके अंदर जो है मौजूद थे। तो सिंगल हैंडेडली गवर्नमेंट में जब वो मौजूद थे तो उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए, यानी ये जो MPAs और MNAs जो हैं वो एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी के अंदर जो है वो चले जाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेते हैं, उसको रोकने के लिए एक अमेंडमेंट कर दी गई थी कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं हो सकती। और जो पार्टी हेड है उसको ये इख्तियार मिल गया था कि अगर कोई भी पार्लियामेंटेरियन जो है या मेंबर ऑफ द सूबाई असेंबली जो है अगर वो इस काम के अंदर इन्वॉल्व है तो वो उसको पार्टी से निकाल भी सकता है। ये बात समझने वाली है कि 14th अमेंडमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर के पास एक्सट्रीम पावर्स जो है वो शिफ्ट हो गई। कैसे? यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पहले प्रेसिडेंट की पावर टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली को खत्म किया और उसके बाद उन्होंने 14th अमेंडमेंट के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग को जो है खत्म कर दिया। यानी प्राइम मिनिस्टर के पास एक्सट्रीम पावर्स जो हैं वो आफ्टर द 14th अमेंडमेंट जो है वो शिफ्ट हो गई थी। 15th अमेंडमेंट पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जस्ट लाइक द 8th अमेंडमेंट कोशिश की गई कि पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ को नाफिज कर दिया जाए, लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी ये नेशनल असेंबली से तो पास हो गई लेकिन सेनेट ने इसको पास नहीं किया। ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 9th अमेंडमेंट, 11th अमेंडमेंट और 15th अमेंडमेंट ये वो अमेंडमेंट्स हैं जो एक एक हाउस से पास हुई थी, दूसरे हाउस से पास नहीं हुई। इनको फिर भी अमेंडमेंट कहा जाता है लेकिन ये पास प्रॉपर तौर पर नहीं हो सकी और पाकिस्तान के अंदर वो लॉज इंप्लीमेंट नहीं हो सके। 16th अमेंडमेंट नाज़रीन डील करती है कोटा सिस्टम को। पाकिस्तान के अंदर 1973 के अंदर आर्टिकल 27 के अकॉर्डिंगली कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था कि जिसके मुताबिक माइनॉरिटीज और वो लोग जो अंडर डेवलप्ड एरिया से ताल्लुक रखते हैं उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए 10 साल का कोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। 1985 के अंदर इस कोटे को 10 से बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया
और 1997 के अंदर ये कोटा जो है वो 20 साल से बढ़ाकर जो है वो 40 साल के अंदर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। यानी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 27 जो माइनॉरिटीज का और अंडर डेवलप्ड एरियाज का जो कोटा था उसको बढ़ाकर 40 साल के अंदर जो है वो शिफ्ट कर दिया गया। नाज़रीन, 17th अमेंडमेंट पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में तब हुई जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया और 17th अमेंडमेंट जो है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में की गई। इस 17th अमेंडमेंट में क्या किया गया कि जो 8th अमेंडमेंट के अंदर जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से शिफ्ट करके प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है वो ट्रांसफर किया था, यानी प्रेसिडेंट के पास एक्सट्रीम पावर्स आ गई थी, यानी कि 58(2)B ये पावर्स जो कि 13th अमेंडमेंट में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में खत्म कर दी गई थी, इन पावर्स को रीइंस्टेट कर दिया गया इन द 17th अमेंडमेंट। यानी 17th अमेंडमेंट के मुताबिक प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास फिर दोबारा पावर आ गई कि वो किसी भी जो असेंबली है नेशनल असेंबली उसको डिसॉल्व कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा, समझने वाली है कि सिर्फ नेशनल असेंबली को डिसॉल्व किया जा सकता है, सेनेट जो है उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। 18th अमेंडमेंट जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में हुई, ये बहुत सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन में। ये 2010 में हुई और ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे बड़ी अमेंडमेंट है। ये इतनी बड़ी अमेंडमेंट है कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और इसके अंदर 103 आर्टिकल्स जो है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है अमेंड हुए थे। इनकी अगर सीधा बातों को हम अंडरस्टैंड करें तो 18th अमेंडमेंट में सबसे पहले यह हुआ था कि जो सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान के अंदर आ गया था आफ्टर द 17th अमेंडमेंट, उसको खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी गई। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिनको हम जो है वो NWFP भी कहते थे, उसका नाम जो है वो खैबर पख्तूनख्वा कर दिया गया। और ये खैबर पख्तूनख्वा वालों का जो डिमांड था काफी अरसे से चल रहा था, क्योंकि पंजाब में रहने वाले जो पंजाबी लोग थे उनको पंजाब कहते थे, सिंध में रहने वालों को जो सिंधी होते थे, लेकिन जो पख्तून हमारे भाई थे उनके लिए जो है वो NWFP का नाम था, इसलिए वो काफी अरसे से डिमांड कर रहे थे इसका नाम खैबर पख्तूनख्वा जो है वो कर दिया जाए। तो वो काम उसके अंदर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा जो है वो कर दिया गया। इसके अलावा 18th अमेंडमेंट के अंदर एक और काम भी ये हुआ था कि जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि जिसके जरिए जो है वो जजेस की अपॉइंटमेंट जो है वो हायर कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट्स में जुडिशियल कमीशन के जरिए की जाएगी। और ये जो प्रोसेस है जुडिशियल कमीशन का, इसको फिर दोबारा रिविजिट किया गया इन द 19th अमेंडमेंट। नाज़रीन, 19th अमेंडमेंट पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिलेटेड ही है, जिसमें पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 175A के अंदर जो है अमेंडमेंट हुई थी कि जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर को जजेस की अपॉइंटमेंट के प्रोसेस के अंदर शामिल कर दिया गया। इस प्रोसेस को जरा समझ लीजिए कि 18th अमेंडमेंट में जो जुडिशियल कमीशन बनाया गया था, उसके मुताबिक जुडिशियल कमीशन नॉमिनेशंस जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजेगा, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसको प्रेसिडेंट के पास भेज देगी। लेकिन 19th अमेंडमेंट के अंदर प्राइम मिनिस्टर को भी इस प्रोसेस में ऐड कर दिया गया, यानी आपके पास जुडिशियल कमीशन जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी को नॉमिनेशंस भेजेगा, पार्लियामेंट्री कमेटी प्राइम मिनिस्टर को ट्रांसफर करेगी, प्राइम मिनिस्टर उसको अप्रूव करके आगे प्रेसिडेंट के पास भेजेगा और प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा। ये प्रोसेस जो है वो जुडिशियल कमीशन का जो है वो प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हुआ और जुडिशियल कमीशन के अंदर पहले 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं वो अकॉर्डिंग टू 18th अमेंडमेंट मौजूद थे, लेकिन 19th अमेंडमेंट के अंदर उन 2 सीनियर मोस्ट जजेस की जगह 4 सीनियर मोस्ट जजेस जो हैं उनको जो है वो ऐड कर दिया गया। इसके अलावा लकी मरवत और टांक के जो मुल्हिका इलाके थे, जो उनके करीब ट्राइबल एरियाज थे, उनको फाटा के अंदर जो है वो ऐड कर दिया गया 19th अमेंडमेंट के अंदर। 20th अमेंडमेंट पाकिस्तान के अंदर केयर टेकर सेटअप को जो है वो डिस्कस करती है कि पाकिस्तान के अंदर जो है इलेक्शंस जब होने वाले होंगे और 5 साल अपनी जो है वो नेशनल असेंबली अपनी पूरी कर लेगी, तो इलेक्शन से पहले पाकिस्तान जो है वो केयर टेकर सेटअप के अंदर जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। वो केयर टेकर सेटअप के लिए 20th अमेंडमेंट जो है फाइनल की गई, यानी इसके मुताबिक जो पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो बनाई जाएगी, जिसके अंदर 4 मेंबर्स जो हैं वो आपके पास गवर्नमेंट से होंगे, 4 मेंबर्स जो हैं आपके पास ऑपोजिशन से होंगे। इन 8 मेंबर्स के अंदर जो है इनके पास 3 दिन का टाइम होगा और 3 दिन के टाइम के अंदर ये सेंटर के अंदर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और उसकी कैबिनेट को अपॉइंट करेंगे। सेम इसी तरह प्रोविंसेस के अंदर भी जो है वो 8 मेंबर्स की कमेटी जो है बनाई जाएगी, जिसके अंदर 4 गवर्नमेंट से और 4 ऑपोजिशन से, और वो अपने मुल्क के अंदर अपने सूबे के अंदर केयर टेकर चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे। ये बात समझने वाली है कि अगर ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी जो बनाई गई है, ये अगर 3 दिन के अंदर अंदर केयर टेकर सेटअप को फाइनल नहीं कर पाई तो ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ट्रांसफर हो जाएगा और इलेक्शन कमीशन जो है फिर केयर टेकर सेटअप को खुद अपॉइंट करेगा। 21st अमेंडमेंट नाजरीन पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बहुत अहम अमेंडमेंट है, क्योंकि इस अमेंडमेंट से पहले पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक बहुत बड़ा
सानिहा पेश आया, जिसको हम पेशावर जो है वो स्कूल मैसेकर जो है हुआ, जिसमें पाकिस्तान के जो है वो बच्चे जो है उनको जो है शहीद कर दिया गया। और उसके लिए जरूरत पड़ी कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा अदालती निज़ाम भी मौजूद हो जो कि जो है वो स्पीडीली जो है इन टेररिस्ट को जो है उनको ट्रायल करे और उनको इनके अंजाम तक पहुंचाए। तो उसके लिए पाकिस्तान के अंदर जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया गया फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स। ये 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स को एस्टैब्लिश किया गया 21वीं अमेंडमेंट के अंदर। और इसके अंदर ये समझ लीजिएगा कि इसके अंदर एक सनसेट क्लॉज मौजूद था। सनसेट क्लॉज का मतलब ये है कि ये अमेंडमेंट एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जो है वो हुई थी और 2 साल के बाद इसने ऑटोमेटिकली बिकॉज ऑफ द सनसेट क्लॉज इसने खत्म हो जाना था। नाज़रीन, 22वीं अमेंडमेंट डील करती है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस को। कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है पाकिस्तान के अंदर, उनको अपोजिशन और गवर्नमेंट जो है वो मिलकर अपॉइंट करेगी। दूसरी बात, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी रिटायरमेंट एज जो 65 थी उसको बढ़ाकर 68 कर दिया गया। और जो मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन है उनकी रिटायरमेंट एज को 62 से बढ़ाकर 65 कर दिया गया। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि पहले इलेक्शन कमीशन के अंदर सिर्फ रिटायर्ड जजेस जो हैं उनको मेंबर जो है वो बनाया जाता था, लेकिन आफ्टर द 22nd अमेंडमेंट इट इज नॉट कंपल्सरी नाउ दैट ऑल 5 मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन हैव टू बी फ्रॉम द जुडिशरी। यानी कि वो मेंबर्स जो है वो टेक्नोक्रेट्स भी हो सकते हैं, वो कोई भी मेंबर जो है अब इलेक्शन कमीशन का मेंबर जो है बनाया जाएगा। लेकिन ये बात याद रखने वाली है कि जो 5 मेंबर्स हैं उसमें से जो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और बाकी जो हैं वो 4 मेंबर्स जो हैं सूबों से आएंगे। हर मेंबर एक सूबे से आएगा और अब आफ्टर द 22nd अमेंडमेंट ये जरूरी नहीं है कि वो सब के सब जुडिशरी से होंगे। नाज़रीन, 23rd अमेंडमेंट जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हुई, वो 21st अमेंडमेंट के अंदर जो मिलिट्री कोर्ट्स बनी थी पाकिस्तान के अंदर उनको मजीद 2 साल के लिए एक्सटेंड जो है वो कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री कोर्ट्स की एस्टैब्लिशमेंट 21st अमेंडमेंट के अंदर की गई थी, वो आपको मैंने बताया कि वो सनसेट क्लॉज उसके अंदर मौजूद था, लेकिन वो 23rd अमेंडमेंट के अंदर वो 2 साल के लिए मजीद उनको एक्सटेंड कर दिया गया और वो 2019 जनवरी 2019 तक उनको एक्सटेंड जो है एक्सटेंशन जो है उनको मिल गई। 24th अमेंडमेंट नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर जो है वो तब हुई जब पाकिस्तान के अंदर सेंसस यानी मर्दमशुमारी जो है हुई। मर्दमशुमारी के बाद पाकिस्तान के अंदर टोटल पाकिस्तान की पॉपुलेशन के बारे में अंदाजा लगाया गया और सूबों की पॉपुलेशन के बारे में अंदाजा लगाया गया। जब सूबों की पॉपुलेशन का अंदाजा लगा लिया गया तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो थी नेशनल असेंबली में जो कि 342 थी उनको थोड़ा सा चेंज किया गया। यानी पंजाब की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स थी वो 8 सीट्स पंजाब की कम हो गई और वो जो 8 सीट्स पंजाब की कम हुई वो 4 खैबर पख्तूनख्वा को मिल गई और 4 जो है वो बलूचिस्तान को मिल गई और सिंध जो है उसकी नंबर ऑफ जो सीट्स थी नेशनल असेंबली में वो रिटेन रही। यानी 24th अमेंडमेंट जो सेंसस के बाद हुई, मर्दमशुमारी के बाद हुई, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर मौजूद नेशनल असेंबली की जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो तो सेम रही, लेकिन अंदर जो डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो थोड़ी सी चेंज कर दी गई। नाज़रीन, 25th अमेंडमेंट पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फाटा खैबर पख्तूनख्वा मर्जर को जो है हम कहते हैं 25th अमेंडमेंट। ये फाटा खैबर पख्तूनख्वा मर्जर के मुताबिक ये हुआ कि मई 2018 के अंदर पाकिस्तान का जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरिया था उसको मर्ज कर दिया गया खैबर पख्तूनख्वा के साथ। और जब वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ मर्ज कर दिया गया इसका मतलब ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का एरिया जो है उसके अंदर फाटा जो है उसके अंदर ही ऐड जो है वो कर दिया गया। लेकिन इसमें एक और बात भी समझने वाली है कि फाटा के जो टोटल मेंबरान नेशनल असेंबली थे जिनकी तादाद 12 थी उनकी तादाद कम रहकर 6 रह गई। यानी जो 12 मेंबर नेशनल असेंबली के थे वो 6 मेंबर्स बन गए और ये जो 6 मेंबर्स थे नेशनल असेंबली के ये 26th अमेंडमेंट में वापस मिल गए फाटा के एरिया को। यानी फाटा के वो मेंबर्स जो 25th अमेंडमेंट के बाद 12 के बाद 6 रह गए थे नेशनल असेंबली में वो वापस जो है वो 12 की तरफ चले गए और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर जो फाटा के एरियाज के की जो टोटल सीट्स थी वो 16 हुआ करती थी, लेकिन आफ्टर द फाटा केपी मर्जर उस तादाद को बढ़ाकर 24 कर दिया गया। यानी 26th अमेंडमेंट के अंदर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से जो 12 से 6 सीट्स कर दी गई थी फाटा के एरियाज की, वो 6 सीट्स वापस फाटा के एरिया को मिल गई और जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर जो 16 सीट्स थी फाटा रीजन की उनको इंक्रीज करके 24 कर दिया गया। ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 26 अमेंडमेंट्स जो हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अभी तक जो है वो हो चुकी हैं। आई होप कि आपको ये अमेंडमेंट्स जो हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर समझ आ गई होंगी। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है जो कि आर्टिकल 238 में जो है वो कहा गया है कि वो हो सकता है और 239 के अंदर उसका जो है प्रोसेस जो है वो लिखा गया है, आपको प्रोसेस भी जो है वो समझ आ गया होगा। आई होप कि आपके लिए ये जो वीडियो है ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो हुई होगी। थैंक यू वेरी मच।